इस कहानी की शुरुआत होती है 16 साल के एक लड़के जैकब से, जो एक स्टोर में काम करता है। शाम के वक्त उसकी साथ काम करने वाली एक महिला उसे घर छोड़ने निकलती है और रास्ते में जैकब अपने दादाजी इब्राहिम को फोन करता है। लेकिन इस बार इब्राहिम की आवाज पहले जैसी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत घबराए हुए लग रहे होते हैं। वो बार बार जैकब से कहते हैं कि किसी भी हालत में घर मत आना, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। जैकब को लगता है कि दादाजी फिर से अपनी पुरानी अजीब बातों में उलझ गए हैं, इसलिए वो उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता और सीधे घर पहुंच जाता है। घर के अंदर कदम रखते ही वो देखता है कि पूरा सामान बुरी तरह बिखरा पड़ा है, जैसे कोई हर कोना छान कर किसी चीज की तलाश कर रहा हो। तभी उसकी नजर पीछे की टूटी हुई रेलिंग पर पड़ती है और बिना वक्त गंवाए वो जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने पर जैकब को उसके दादाजी जमीन पर घायल हालत में पड़े मिलते हैं। उन्हें देखते ही वो घबरा जाता है और तुरंत मदद के लिए फोन मिलाता है। लेकिन तभी इब्राहिम आखिरी बार उसका हाथ पकड़ लेते हैं। टूटी हुई सांसों के बीच वो जैकब से कहते हैं कि उसे आयरलैंड जाना होगा और वहाँ एक खास पक्षी उसे सारी सच्चाई बताएगा। इसके साथ ही वो उसे 3 सितंबर 1943 के काल चक्र के अंदर जाने के लिए भी कहते हैं। जैकब उनकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाता, फिर भी उनसे वादा कर लेता है कि वो उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। अगले ही पल इब्राहिम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तभी जैकब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ पलों के लिए एक डरावना साया दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ आई महिला जब उधर गोलियां चलाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और जांच के बाद इस मौत को जंगली जानवर का हमला मानकर मामला बंद कर देती है। करीब 1 महीना बीत जाता है, लेकिन उस रात की हर बात जैकब के दिमाग में लगातार घूमती रहती है। उसकी मानसिक हालत पहले जैसी नहीं रहती, इसलिए उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। वहीं बैठकर जैकब अपने बचपन की सारी बातें याद करता है। उसे याद आता है कि दादाजी हमेशा आयरलैंड की एक रहस्यमयी जगह की कहानियां सुनाते थे, जहाँ कुछ ऐसे बच्चे रहते थे जिनके अंदर अलग अलग तरह की जादुई शक्तियां थीं। उस जगह की देखभाल मिस पेरेग्रीन करती थी, जो जरूरत पड़ने पर एक पक्षी का रूप भी ले सकती थी। बचपन में जैकब इन कहानियों पर पूरा यकीन करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और स्कूल में ये बातें सुनाई, हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि शायद दादाजी सिर्फ बच्चों का मन बहलाने के लिए ऐसी कहानियां सुनाते थे। हालांकि इब्राहिम हमेशा यही कहते रहे कि उन्होंने उससे कभी झूठ नहीं बोला। कुछ समय बाद जैकब अपने दादाजी का घर खाली करने पहुंचता है, जहां उसकी आंटी उसे उनका पुराना सामान सौंपती है। उन्हीं चीजों के बीच उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। ये पोस्ट कार्ड मिस पेरेग्रीन ने इब्राहिम के नाम भेजा था, जिसमें लिखा था कि वो और बाकी सभी बच्चे आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। इस एक खत को पढ़ते ही जैकब के मन में फिर से वही सवाल उठने लगते हैं जिन्हें वो इतने सालों से झूठ समझता आया था। वो ये पोस्ट कार्ड अपनी साइकेट्रिस्ट को दिखाता है और कहता है कि अगर वो खुद उस जगह पर जाकर सब कुछ देख ले तो शायद उसे भी सच्चाई का पता चल जाएगा। साइकेट्रिस्ट भी उसे वहां जाने की सलाह देती है, क्योंकि उसके मुताबिक तभी जैकब अपने भ्रम और हकीकत के बीच का फर्क समझ पाएगा। आखिरकार जैकब अपने पिता के साथ आयरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पिता पक्षियों पर किताब लिख रहे होते हैं, इसलिए ये सफर उनके काम के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता था। समुद्र पार करते वक्त जैकब की नजर आसमान में उड़ते एक पक्षी पर पड़ती है और उसे तुरंत दादाजी की वही पुरानी कहानी याद आ जाती है, जिसमें मिस पेरेग्रीन पक्षी का रूप धारण करती थी। कुछ देर बाद दोनों उस सुनसान द्वीप पर पहुंच जाते हैं और जैकब सीधे उस अनाथालय की तरफ निकल पड़ता है, जिसके बारे में उसने बचपन से अनगिनत कहानियां सुनी थीं। लेकिन वहां पहुंचकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि पूरी इमारत खंडहर में बदल चुकी होती है। उसे बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहाँ बम गिरा था और उसके बाद से ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई। जैकब भारी मन से वहाँ से लौट तो आता है, लेकिन उसके दिल में अब भी यही सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर दादाजी उसे इसी जगह भेजना क्यों चाहते थे। अगली सुबह जैकब के मन से उस खंडहर का ख्याल निकल ही नहीं रहा होता, इसलिए वो अकेले दोबारा उसी अनाथालय में पहुंच जाता है। इस बार जैसे ही वो टूटी हुई इमारत के अंदर कदम रखता है, उसे बार बार ऐसा महसूस होने लगता है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। अचानक उसके सामने एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जो उसे देखकर इब्राहिम का नाम लेती है। जैकब कुछ समझ पाता उससे पहले वो लड़की तेजी से वहाँ से भाग जाती है। जैकब उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कुछ अजीब बच्चों के बीच घिरा हुआ पाता है और इन्हीं चेहरों को देखकर उसे दादाजी की सुनाई हुई हर कहानी याद आने लगती है।
जैकब हैरानी से उन बच्चों से पूछता है कि क्या वो सब मर चुके हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तो इस अनाथालय को कई साल पहले तबाह कर दिया गया था। लेकिन बच्चे मुस्कुराकर बताते हैं कि वो बिल्कुल जिंदा हैं। तभी जैकब की नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जो कपड़े पहने होने पर ही दिखाई देता है, वरना पूरी तरह गायब हो जाता है। एक लड़की हवा से भी हल्की होती है, इसलिए उसके पैरों में हमेशा भारी लोहे के जूते बंधे रहते हैं। एक दूसरी लड़की जिसके सुनहरे बाल होते हैं, उसके हाथ जिस चीज को छू लेते हैं वो तुरंत जलने लगती है, इसीलिए वो हमेशा दस्ताने पहन कर रखती है। वहीं एक बच्ची के अंदर कई लोगों जितनी ताकत होती है। एक लड़के के पेट में मधुमक्खियां रहती हैं, किसी के सिर के पीछे दूसरा मुंह होता है, तो कोई अपने सपने दूसरों को दिखा सकता है। जैकब जितना उन्हें देखता है उतना ही उसे यकीन होने लगता है कि दादाजी ने जो कुछ बताया था वो सिर्फ कहानी नहीं थी। इसी दौरान जैकब उस लड़की से पूछता है जिसने उसे इब्राहिम कहकर बुलाया था कि उसने ऐसा क्यों कहा। वो बताती है कि जैकब बिल्कुल अपने दादाजी जैसा दिखता है, इसलिए उसे पहली नजर में वही समझ लिया गया। इसके बाद वो सब जैकब को जल्दी से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर किसी और ने उन्हें देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सभी बच्चे उसे एक गुफा के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जैकब को अब भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। डर और उलझन में वो वहां से भाग निकलता है और सीधे उस गेस्ट हाउस में पहुंच जाता है जहां वो अपने पिता के साथ रुका हुआ था। जैकब जैसे ही ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, वहां मौजूद लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। वहां का मैनेजर भी पहले जैसा नहीं होता और वो जैकब को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। कुछ ही देर में कई लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जासूस समझने लगते हैं। जैकब बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी अचानक कमरे के अंदर रखे गिलास और प्लेटें अपने आप उड़कर गिरने लगते हैं। वहां मौजूद हर इंसान घबरा जाता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सुनहरे बालों वाली लड़की वहां पहुंचती है, जैकब का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। जाते जाते वो दरवाजे को छूती है और अगले ही पल उसमें आग लग जाती है, जिससे पीछा करने वाले लोग वहीं रुक जाते हैं। जैकब उन बच्चों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो उनसे पूछता है कि क्या दादाजी की सारी बातें सच थीं और क्या उनके अंदर सच में जादुई शक्तियां हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि अभी तक उसने सब कुछ देखा ही कहाँ है। जैकब मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही पल एक लड़का कपड़े पहनते हुए उसके सामने दिखाई देता है, जो कुछ देर पहले तक पूरी तरह अदृश्य था। इसके बाद बच्चे उसे बताते हैं कि वो अब अपनी दुनिया में नहीं है। आज की तारीख 2016 नहीं बल्कि 3 सितंबर 1943 है। ये सुनते ही जैकब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि वो सिर्फ किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं बल्कि वक्त के अंदर भी सफर करके अतीत में पहुंच चुका है। जैकब अब उन बच्चों के साथ उस बड़े से घर में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात मिस पेरेग्रीन से होती है। वही इस जगह की देखभाल करती हैं और सभी बच्चे उन्हें अपनी संरक्षक मानते हैं। मिस पेरेग्रीन जैकब का स्वागत करती हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि एक दिन वो यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद वो जैकब की मुलाकात एक एक करके सभी बच्चों से करवाती हैं। तभी जैकब की नजर एमा पर पड़ती है, जो हवा से भी हल्की होने की वजह से जमीन पर टिक नहीं सकती। बातचीत के दौरान जैकब को पता चलता है कि एमा कभी उसके दादाजी इब्राहिम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब इब्राहिम इस जगह को छोड़कर चले गए तो धीरे धीरे उनके खत भी आने बंद हो गए। इसके बावजूद एमा जैकब से कोई शिकायत नहीं करती और उसके साथ बिल्कुल अपनापन दिखाती है। शाम होते ही सभी बच्चे एक साथ डिनर के लिए बैठते हैं। जैकब पहली बार उनके बीच बैठकर उनकी जिंदगी को करीब से देखता है। तभी उसकी मुलाकात इनॉक नाम के लड़के से होती है, जिसके अंदर मरे हुए जीवों को दोबारा जिंदा करने की शक्ति होती है। लेकिन इनॉक जैकब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी नजर में इब्राहिम ने इस जगह को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए वो नहीं चाहता कि अब उनका पोता भी यहाँ का हिस्सा बने। पूरे खाने के दौरान इनॉक का रवैया जैकब के लिए ठंडा ही रहता है, जबकि बाकी बच्चे धीरे धीरे उसके साथ खुलने लगते हैं। डिनर खत्म होने के बाद जैकब वापस अपनी दुनिया में लौटने की तैयारी करता है। तभी बच्चे उसे कहते हैं कि जाने से पहले उसे एक ऐसी चीज जरूर देखनी चाहिए जो इस पूरी जगह का सबसे बड़ा राज है। सभी बच्चे घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं। कुछ ही पल बाद आसमान में युद्ध के
जहाज दिखाई देने लगते हैं जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जैकब कुछ समझ पाता उससे पहले एक जहाज उनके घर के ठीक ऊपर बम गिरा देता है, लेकिन जैसे ही बम घर से टकराने वाला होता है, मिस पेरेग्रीन अपनी खास घड़ी निकालती है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करती है। अगले ही पल समय पीछे लौट जाता है और पूरा दिन फिर से उसी सुबह से शुरू हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब मिस पेरेग्रीन जैकब को इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य बताती हैं। वो समझाती हैं कि ये जगह एक काल चक्र के अंदर मौजूद है जहां हर दिन सिर्फ 3 सितंबर 1943 ही रहता है। जैसे ही दिन खत्म होने वाला होता है वो समय को दोबारा पीछे ले जाती हैं और वही दिन फिर से शुरू हो जाता है। इसी वजह से यहाँ रहने वाले किसी भी बच्चे की उम्र कभी नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ असली दुनिया का समय लगातार आगे बढ़ता रहता है, इसलिए बाहर की दुनिया में कई दशक गुजर चुके हैं, लेकिन इस काल चक्र के अंदर रहने वाले सभी बच्चे अब भी उसी उम्र में हैं। जैकब को अब समझ आने लगता है कि दादाजी ने आखिर क्यों कहा था कि उसे इसी तारीख और इसी जगह पर आना होगा। कुछ देर बाद जैकब उसी गुफा के रास्ते वापस अपनी दुनिया यानी 2016 में लौट आता है। अपने कमरे में पहुंचकर वो खत निकालता है जिसे वो मिस पेरेग्रीन के घर से चुपके से ले आया था। ये खत उसके दादाजी ने मिस पेरेग्रीन के नाम लिखा था। खत पढ़ते ही जैकब के चेहरे का रंग बदल जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि मिस्टर बैरन के लोग इंग्लैंड के एक दूसरे कालचक्र के आसपास दिखाई दिए हैं। इब्राहिम ने खत में साफ चेतावनी दी थी कि दुश्मन बहुत जल्द बाकी कालचक्रों तक भी पहुंच सकता है, इसलिए बच्चों को बचाने के लिए नया और सुरक्षित कालचक्र बनाना जरूरी है। यही खत जैकब को पहली बार यह एहसास कराता है कि उसके दादाजी जिस खतरे की बात करते थे वो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। अगले दिन जैकब वही खत लेकर दोबारा कालचक्र के अंदर पहुंच जाता है और सीधे मिस पेरेग्रीन से मिलने जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसके दादाजी की मौत किसी जंगली जानवर की वजह से नहीं हुई, बल्कि किसी ने उनका पीछा किया था। जैकब ये भी कहता है कि अगर इब्राहिम का उन खतरनाक लोगों से कोई रिश्ता था तो उसे पूरी सच्चाई जाननी होगी। मिस पेरेग्रीन उसके हाथ में मौजूद खत देखती है, लेकिन उसे डांटते हुए कहती हैं कि उसे बिना इजाजत ये खत कभी नहीं लेना चाहिए था। इसके बावजूद वो समझ जाती हैं कि अब जैकब को सच से ज्यादा देर तक दूर नहीं रखा जा सकता। हालांकि वो अभी भी पूरी बात बताने से बचती हैं और जैकब को अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। इसके बाद एमा जैकब को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ वो पहले कभी नहीं गया होता। वहाँ पहुंचकर जैकब देखता है कि मिस पेरेग्रीन पहले से किसी चीज का इंतजार कर रही हैं, जैसे उन्हें ठीक ठीक पता हो कि अगले ही पल क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद एक अदृश्य दैत्य वहां आ पहुंचता है। वहां मौजूद बाकी बच्चों को वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन जैकब साफ साफ उसे देख लेता है। मिस पेरेग्रीन बिना देर किए उस दैत्य पर हमला करती है और आखिरकार उसे खत्म कर देती है। पूरा दृश्य देखकर जैकब हैरान रह जाता है। दैत्य के मरने के बाद एमा जैकब से पूछती है कि क्या उसने भी उस जीव को देखा था। जब जैकब हाँ में जवाब देता है तो एमा बताती है कि यही उसकी असली शक्ति है। उस दैत्य को यहाँ मौजूद कोई भी बच्चा नहीं देख सकता, लेकिन जैकब ने उसे साफ देख लिया। वो कहती है कि बिल्कुल यही ताकत उसके दादाजी इब्राहिम के अंदर भी थी। जैकब अब भी खुद को एक साधारण लड़का मानता है, लेकिन एमा उसे समझाती है कि अगर वो आम इंसान होता तो कभी इस कालचक्र के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाता। तभी मिस पेरेग्रीन भी वहां आ जाती हैं और बताती हैं कि उन्हें जैकब के जन्म से ही उसकी शक्ति के बारे में पता था। इब्राहिम चाहते थे कि उनका पोता पहले सामान्य जिंदगी जिए, इसलिए उन्होंने उसके 18वें जन्मदिन से पहले ये राज कभी नहीं बताया। इसके बाद मिस पेरेग्रीन जैकब को एक पुरानी किताब दिखाती हैं जिसमें उनके पूरे इतिहास का जिक्र होता है। वो बताती हैं कि बहुत समय पहले कुछ पेक्यूलियर लोग कालचक्र में रहते रहते थक गए थे। उनका मानना था कि अगर एम्ब्रिन की शक्तियों का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो कालचक्र के बाहर भी हमेशा जवान रह सकते हैं। इन्हीं लोगों का नेता मिस्टर बैरन था। उसने एक एम्ब्रिन को पकड़कर उसके ऊपर खतरनाक प्रयोग किया, लेकिन उसका प्रयोग सफल होने के बजाय उल्टा पड़ गया। अमर बनने की जगह वो और उसके साथी भयानक अदृश्य दैत्यों में बदल गए। कई सालों की कोशिश के बाद बैरन को फिर इंसानी रूप पाने का तरीका मिल गया। उसे पता चला कि अगर वो शक्तिशाली बच्चों की आंखें निकालकर उनका इस्तेमाल करे तो वो खुद और अपने साथियों को दोबारा इंसान बना सकता है। तभी से वो अलग अलग काल चक्रों पर हमला करके बच्चों का शिकार कर रहा था। इतने में वहाँ एक दूसरी एम्ब्रिन पहुँचती है जो बुरी तरह डरी हुई होती है। वो बताती है कि बैरन ने उसके काल चक्र का पता लगा लिया था और उसके लगभग सभी बच्चों को मार डाला। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो यहाँ तक पहुँच पाई है। वो सबको चेतावनी देती है कि अब कोई भी काल चक्र सुरक्षित नहीं रहा। बैरन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इस बार उसका निशाना सिर्फ बच्चे नहीं
बल्कि एम्ब्रिन भी हैं। ये बात सुनते ही मिस पेरेग्रीन समझ जाती हैं कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो फैसला करती हैं कि सभी बच्चों को लेकर जल्द से जल्द नया और सुरक्षित कालचक्र ढूंढना होगा, क्योंकि दुश्मन अब उनके दरवाजे तक पहुंचने ही वाला है। मिस पेरेग्रीन सभी बच्चों को जल्दी से सफर की तैयारी करने के लिए कह देती हैं। दूसरी, एम्ब्रिन की बातों से साफ हो चुका था कि बैरन एक एक करके हर काल चक्र तक पहुंच रहा है, लेकिन जैकब इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उसे लगता है कि ये दुनिया उसकी नहीं है, इसीलिए वो किसी से कुछ कहे बिना वापस अपनी दुनिया यानी 2016 में लौट आता है। वहाँ पहुंचकर भी उसका मन बिल्कुल शांत नहीं होता, क्योंकि काल चक्र में देखी हर चीज लगातार उसके दिमाग में घूम रही होती है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक ऐसी लाश पर पड़ती है जिसकी हालत बिल्कुल उसके दादाजी जैसी होती है। उसी पल उसे यकीन हो जाता है कि अदृश्य दैत्य अब उसकी दुनिया तक भी पहुंच चुके हैं। जैकब बिना एक पल गंवाए दोबारा गुफा की तरफ भागता है ताकि मिस पेरेग्रीन को इस नए खतरे के बारे में बता सके, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो गुफा के अंदर दाखिल होता है, उसके पीछे पीछे एक आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है। पहले तो वो खुद को एक साधारण इंसान की तरह पेश करता है और जैकब से सवाल पूछने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदलने लगता है। जैकब हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही साइकेट्रिस्ट होता है जिससे वो पिछले कई दिनों से मिलता आ रहा था। अब उसका असली रूप सामने आ चुका था और वही खतरनाक बैरन था जिसकी कहानियां मिस पेरेग्रीन ने अभी अभी उसे सुनाई थीं। बैरन जैकब को बंदी बनाकर सीधे मिस पेरेग्रीन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो साफ कह देता है कि अगर मिस पेरेग्रीन ने खुद को उसके हवाले नहीं किया तो जैकब जिंदा नहीं बचेगा। मिस पेरेग्रीन अच्छी तरह जानती थी कि जैकब की शक्ति उनके लिए कितनी अहम है, क्योंकि अदृश्य दैत्यों को देखने वाला अब वही अकेला इंसान बचा था। बच्चों की जान बचाने के लिए वो अपनी मर्जी से पक्षी का रूप धारण करती है और बैरन खुद उन्हें एक पिंजरे में कैद कर लेता है। जाने से पहले मिस पेरेग्रीन जैकब की तरफ देखती हैं और उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी सौंपती हैं। वो कहती हैं कि अब बाकी सभी बच्चों की सुरक्षा उसी के हाथ में है। इसके बाद बैरन उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी एम्ब्रिन बच्चों को लेकर वहाँ से सुरक्षित निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक अदृश्य दैत्य उन पर हमला कर देता है और उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। हालांकि इस अफरा तफरी के बीच जैकब और बाकी सभी बच्चे किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी आसमान में फिर से युद्ध के जहाज दिखाई देने लगते हैं। इस बार कोई भी समय को पीछे नहीं घुमा सकता, क्योंकि मिस पेरेग्रीन अब वहाँ मौजूद नहीं थी। कुछ ही सेकंड बाद बम सीधे घर पर गिरता है और पूरा अनाथालय जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। लेकिन बच्चे पहले ही बाहर निकल चुके होते हैं, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। उसी धमाके में वहाँ मौजूद अदृश्य दैत्य भी खत्म हो जाता है और अब उनके पास पीछे लौटने के लिए कोई घर नहीं बचता। घर के पूरी तरह बर्बाद होने के बाद जैकब सभी बच्चों को इकट्ठा करता है। अब सबका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी कीमत पर मिस पेरेग्रीन को बैरन के कब्जे से छुड़ाना। बच्चों को अंदाजा होता है कि बैरन उन्हें कहां लेकर गया होगा, इसलिए वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां एमा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराई में डूबे एक पुराने जहाज को ऊपर ले आती है। जहाज के अंदर कई पुराने कंकाल भी पड़े होते हैं, लेकिन इस वक्त किसी का ध्यान उन पर नहीं होता। सभी बच्चे उसी जहाज पर सवार होकर बैरन के ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। समुद्र का सफर तय करने के बाद जैकब और बाकी सभी बच्चे उस जगह के करीब पहुंच जाते हैं जहां बैरन ने अपना ठिकाना बनाया होता है। रास्ते में एमा अपनी शक्ति से पूरे जहाज को संतुलित रखती है, जबकि बाकी बच्चे चुपचाप आगे की तैयारी करते रहते हैं। अब किसी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मिस पेरेग्रीन को वापस लाने का इरादा साफ दिखाई देता है। कुछ देर बाद उन्हें दूर वही इमारत नजर आने लगती है जहां बैरन अपने अगले प्रयोग की तैयारी कर रहा होता है। सभी बच्चे बिना शोर किए किनारे उतरते हैं और अलग अलग रास्तों से अंदर घुसने का फैसला करते हैं ताकि दुश्मन को उनके आने की भनक न लगे। सबसे पहले एमा अंदर पहुंचती है और सीधे बैरन के सामने खड़ी हो जाती है। वो उसे साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने मिस पेरेग्रीन और बाकी एम्ब्रिन्स को तुरंत आजाद नहीं किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। साथ ही वो ये भी बता देती है कि उनका एक अदृश्य दैत्य पहले ही मारा जा चुका है। एमा की बात सुनकर बैरन गुस्से से भर जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कुछ बच्चे उसके सबसे ताकतवर हथियार को खत्म कर सकते हैं। अगले ही पल वो अपने बाकी साथियों और अदृश्य दैत्यों को उन बच्चों के पीछे भेज देता है ताकि कोई भी वहां से जिंदा वापस न जा सके। इधर जैकब अपनी शक्ति की मदद से हर उस अदृश्य दैत्य की जगह पहचान लेता है जिन्हें बाकी बच्चे नहीं देख सकते। वो लगातार अपने साथियों को उनकी दिशा बताता रहता है।
जिससे सबको हमला करने का मौका मिल जाता है। तभी इनॉक अपनी सबसे खास शक्ति का इस्तेमाल करता है। वो डूबे हुए जहाज के अंदर पड़े सभी कंकालों को दोबारा जिंदा कर देता है। अगले ही पल पूरा जहाज चलते फिरते कंकालों से भर जाता है और वो सीधे अदृश्य दैत्यों पर टूट पड़ते हैं। बच्चों की चाल कामयाब हो जाती है क्योंकि लड़ाई के दौरान दैत्यों पर ऐसा पदार्थ लग जाता है कि अब वो सभी को साफ दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद कंकाल और बच्चे मिलकर एक एक करके उन दैत्यों का अंत करना शुरू कर देते हैं। बाहर भयानक लड़ाई चल रही होती है, जबकि उसी दौरान जैकब और कुछ बच्चे अंदर की तरफ बढ़ते रहते हैं। उनका असली मकसद मिस पेरेग्रीन और बाकी एम्ब्रिंस तक पहुंचना होता है। रास्ते में बैरन के कई साथी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बच्चा अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उनका सामना करता है। कोई अपनी ताकत से दुश्मनों को दूर फेंक देता है, कोई आग से रास्ता साफ करता है, तो कोई हवा की मदद से अपने साथियों को बचाता है। कुछ ही देर में बैरन के कई आदमी हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं और बच्चों का रास्ता खुल जाता है। आखिरकार जैकब उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां मिस पेरेग्रीन और बाकी एम्ब्रिंस कैद होती हैं। वो तेजी से उन्हें आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बैरन भी वहां पहुंच जाता है। उसी समय बाहर लड़ाई खत्म करके बाकी बच्चे भी अंदर आ जाते हैं। जैसे ही सबकी नजर सामने खड़े जैकब पर पड़ती है, वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 जैकब खड़े होते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि असली जैकब कौन है और बैरन ने किसका रूप धारण किया है। इसी उलझन के साथ लड़ाई का सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू होने वाला होता है। उसी वक्त जैकब को अचानक अपनी तरफ बढ़ता हुआ एक अदृश्य दैत्य दिखाई देता है। बाकी किसी बच्चे को वो जीव नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जैकब तुरंत समझ जाता है कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि अब असली और नकली का फैसला खुद हो जाएगा। बैरन उसके इशारे का मतलब समझ ही नहीं पाता क्योंकि उसे उस दैत्य का कोई एहसास नहीं होता। अगले ही पल अदृश्य दैत्य सीधे बैरन की तरफ झपटता है। चूंकि उसने जैकब का रूप धारण किया हुआ होता है, इसलिए दैत्य उसे ही असली जैकब समझ लेता है और उसी पर हमला कर देता है। भयानक हमला होते ही बैरन अपना भेष संभाल नहीं पाता और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। दैत्य उसकी आंखें निकाल लेता है और बैरन वहीं बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। अब सभी बच्चों को साफ दिखाई दे जाता है कि असली जैकब कौन था। इसी बीच जैकब बिना देर किए उस दैत्य पर टूट पड़ता है। इस बार उसे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके बाकी साथी भी तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। मिलकर वो उस आखिरी अदृश्य दैत्य का भी हमेशा के लिए अंत कर देते हैं। बैरन की मौत के साथ ही उसका पूरा खेल खत्म हो जाता है और उसके बचे हुए साथी भी एक एक करके हार जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद जैकब सबसे पहले मिस पेरेग्रीन और बाकी एम्ब्रिंस की तरफ बढ़ता है। अब वो पूरी तरह सुरक्षित होती हैं और बच्चों को देखकर राहत की सांस लेती हैं। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं क्योंकि इतने बड़े खतरे के बाद भी उनमें से कोई पीछे नहीं हटता। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि मिस पेरेग्रीन तुरंत सबको याद दिलाती हैं कि वो अभी भी अपने असली समय से बहुत दूर हैं। अगर बच्चे ज्यादा देर तक इसी वक्त में रुके रहे तो काल चक्र के बाहर उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मिस पेरेग्रीन फैसला करती हैं कि अब सभी बच्चों को तुरंत वापस अपने समय में लौटना होगा। एमा जैकब के पास आती है और उसे बताती है कि उनका सफर अब यहीं से अलग होने वाला है। वो चाहती है कि जैकब अपने समय में रहे क्योंकि वहीं उसकी जरूरत है। जैकब ये सुनकर खामोश हो जाता है, लेकिन वो समझ चुका होता है कि हर किसी की अपनी जगह होती है। एमा और बाकी सभी बच्चे मिस पेरेग्रीन के साथ वापस अपने कालचक्र में लौटने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले एमा जैकब से कहती है कि उसका यहाँ रुकना ही सही होगा क्योंकि उसकी दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। जैकब उसे रोकना चाहता है, लेकिन वो समझ चुका होता है कि अगर बच्चे अपने समय पर वापस नहीं पहुँचे तो उनकी उम्र अचानक बढ़ने लगेगी। भारी मन से वो एमा को जाते हुए देखता रहता है जबकि मिस पेरेग्रीन सभी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही पलों में जैकब अकेला रह जाता है और फिर अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। घर पहुंचते ही जैकब सीधे अपने दादाजी इब्राहिम से मिलने जाता है। उन्हें अपने सामने जिंदा देखकर उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है और वो बिना कुछ सोचे उन्हें गले लगा लेता है। इब्राहिम भी सब कुछ समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले से अंदाजा था कि एक दिन जैकब ये पूरा सफर तय करके जरूर लौटेगा। जैकब चाहता है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन इब्राहिम उसे बताते हैं कि उसकी मंजिल अभी खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं कि जिस इंसान का इंतजार उसे करना चाहिए वो कोई और नहीं बल्कि एमा है और उसे वापस उसी के पास जाना होगा। इसके बाद इब्राहिम अपने पास रखा एक पुराना नक्शा जैकब को देते हैं। इस नक्शे में दुनिया भर के अलग अलग काल चक्रों का पूरा रास्ता बना होता है। वो बताते हैं कि अब सीधा उस काल चक्र में पहुंचना मुमकिन नहीं जहां से एमा गई है क्योंकि वो रास्ता हमेशा के लिए बदल चुका है। अगर जैकब सच में उससे दोबारा मिलना चाहता है तो उसे कई अलग अलग काल चक्रों से गुजरना
होगा। हर काल चक्र उसे एक नए समय तक पहुंचाएगा और आखिर में वो उसी साल तक पहुंच सकेगा जहां से एमा का सफर दोबारा शुरू होगा। जैकब बिना कोई सवाल किए ये नक्शा अपने पास रख लेता है। इसके बाद जैकब अपनी नई यात्रा शुरू करता है। वो एक काल चक्र से निकलकर दूसरे काल चक्र में जाता है और लगातार समय के अलग अलग पड़ाव पार करता रहता है। आखिरकार लंबा सफर तय करने के बाद वो 1942 में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद भी उसकी मंजिल पूरी नहीं होती, क्योंकि एमा से मिलने के लिए उसे पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान वो अपनी पहचान छिपाकर रहता है और हालात के मुताबिक आगे बढ़ता रहता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि सही दिन आने से पहले वो कुछ भी बदल नहीं सकता। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब 3 सितंबर 1943 को वही जहाज वहां से गुजरने वाला होता है जिस पर एमा और बाकी बच्चे सफर कर रहे होते हैं। जैकब पहले से वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही एमा जहाज से उतरती है उसकी नजर सीधे जैकब पर पड़ती है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और गले लगा लेते हैं। इतने लंबे सफर, कई काल चक्रों और अनगिनत मुश्किलों के बाद आखिरकार दोनों फिर से एक साथ होते हैं। इसी पल के साथ उनकी नई शुरुआत होती है और यहीं पर इस कहानी का सफर भी पूरा हो जाता है।